तो बिहार बोर्ड से जो इंटर में एडमिशन का प्रक्रिया है वो जल्द ही चालू होने वाला है। हालांकि 1 जुलाई से ही वो स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन वो अब 8 जुलाई डेट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कर दी गई है। 8 जुलाई से अब एडमिशन की प्रक्रिया चालू होगी, जिसमें ऑनलाइन एडमिशन ही होंगे। तो इसमें हम आज कुछ बात करने वाले हैं जो ज़रूरी बातें हैं, जो आप एडमिशन अप्लाई करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। मैं इसमें डिटेल वाइज चर्चा करने वाला हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन्स ही लेने हैं। ये मैं क्लियरली आपको कह देना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन ही एक्सेप्टेड किए जाते हैं। ऑफलाइन में आप किसी भी फेरा में ना पड़े। कोई कॉलेज या कोई भी आपको कह रहा है कि हम आपको ऑफलाइन एडमिशन करा देंगे, तो ऐसा झंझट में आप ना पड़े। आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इस बारे में मैंने एक वीडियो ही बनाई थी। दूसरी बात, फिलहाल अभी सिर्फ बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे अदर बोर्ड वाले, कि जैसे सीबीएसई का रिजल्ट अभी नहीं निकल पाया है। सीबीएसई का रिजल्ट नहीं निकला है, उस वजह से सीबीएसई वालों का भी एडमिशन नहीं लिए जाएंगे फिलहाल। बाद में पोर्टल दोबारा खोला जाएगा स्पेशली सीबीएसई के लिए। तीसरी बात, यहाँ डॉक्यूमेंट्स की आ जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स में मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि कोई खास डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं लगते हैं। आपको मैट्रिक का मार्कशीट रखना होगा, मैट्रिक में जो सर्टिफिकेट मिला है वो चाहिए, 1 या 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, और आप आधार कार्ड भी रख लें फिलहाल। हालांकि आधार कार्ड की कोई ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन वो भी रख लेना उचित होगा। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर दिव्यांगों के लिए शायद रिजर्वेशन है इसमें, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट उसका रख लेना है। अगर रिजर्वेशन आप चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, चाहे आप घर से कर रहे होंगे, साइबर कैफे से कर रहे होंगे, डीआरसीसी के द्वारा करा रहे होंगे, या सहज वसुधा केंद्र जाकर करा रहे हैं। जहाँ से भी करा रहे हैं आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चौथी बात आ जाती है फ़ी के लिए कि फ़ी पेमेंट कितनी। तो ऑनलाइन में जो अप्लाई करते वक्त फ़ी हम लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है, या वहाँ जो डिपॉजिट होता है बिहार बोर्ड में, वो 300 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन किया जाता है। और बाकी जो साइबर कैफे वाले लेंगे वो अपना मैटर है अलग। या फिर सहज वसुधा केंद्र वाले का चार्ज है 20 रुपये। 300 रुपये ये पेमेंट करते हैं सहज वसुधा केंद्र, या जिसे सीएससी सेंटर भी कहते हैं, वो पेमेंट करते हैं, और 20 रुपये इनका चार्ज होता है अलग से। अब हम पहले जान लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे ये तो सभी को पता है कि आप घर से चाहे ऑनलाइन अप्लाई कर लें या साइबर कैफे वाले से जाकर करा लें। ये जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, एक पॉइंट आपको और होता है जो कि सहज वसुधा केंद्र। काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। सीएससी सेंटर या सहज वसुधा केंद्र जो आपके आसपास में मौजूद होता है। आपके नज़दीकी सहज वसुधा केंद्र कौन सा है, ये जानने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले गूगल में टाइप कर लेना है OAFSS। OAFSS टाइप करने के बाद आपको एक फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पर हम चले आएंगे, जहाँ से कि ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाती है, लिस्ट ऑफ सहज वसुधा केंद्र। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक PDF हमें जनरेट करके ये देगी, और उसी PDF में आपको अपना एड्रेस के अनुसार सर्च मार लेना है। मान लेते हैं मैं नालंदा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ अगर मैं नालंदा सर्च मारूँ Ctrl+F प्रेस करके, तो यहाँ पर देखिए नालंदा में करंटली 159 सहज वसुधा केंद्र हैं जिसमें मैं जा सकता हूँ। यहाँ से ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट का सहज वसुधा केंद्र खुल जाता है सारा। इस किसी भी सहज वसुधा केंद्र में मैं जाकर आवेदन कर सकता हूँ। सहज वसुधा केंद्र का चार्ज 20 रुपये होता है मात्र, वो 20 रुपये लेंगे, और बाकी 300 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन होगा। ये आपकी मैंने बात क्लियर कर ली। डीआरसीसी ऑफिस एक होता है, डीआरसीसी ऑफिस से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये आइडिया आप लोग ड्रॉप ही कर दें, ये कोई खास आइडिया है नहीं। थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाता है साइबर कैफे, और या फिर घर से अगर आपको व्यवस्था है ऑनलाइन पेमेंट करने की तो वो। अगली बात आती है यहाँ पर कट ऑफ के लिए। आप आवेदन देने से पहले कट ऑफ जरूर जांच लें कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया था पिछले साल, फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में। वो कैसे जांचेंगे, इसी वेबसाइट पर हम वापस आए हैं। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट 2019 कट ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन और थर्ड सिलेक्शन तीनों कट ऑफ जारी किए गए हैं। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो मुझे फर्स्ट और सेकंड मतलब फर्स्ट कट ऑफ यहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट सिलेक्शन कट ऑफ। इसमें भी 2 ऑप्शन हैं। अगर आप जिस कॉलेज से निकल रहे हैं, मान लेते हैं कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 10वीं और 12वीं दोनों की पढ़ाई होती है, तो आप जिस कॉलेज में हैं उसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं कोई कट ऑफ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें कट ऑफ जाता ही नहीं है। अगर सेम कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो काफ़ी कम प्रक्रिया में निपट जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, वैसे आवेदक जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा उसी विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसे मैंने सेलेक्ट रखा है। अब मैं यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ जिला, जैसे बक्सर में सेलेक्ट करता हूँ और शो बटन पर क्लिक कर देता हूँ। शो पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए कोई भी कट ऑफ इसमें जारी है ही नहीं। कैसा भी आपको नंबर हो उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं, कोई में कट ऑफ नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ से कुछ नीचे गए हैं हम तो थोड़ा सा कट ऑफ दिख रहा है 31%, 31.60%। तो ये आप समझ सकते हैं 30% पर मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, और 31% पर ये उठा रही है। तो अगर आप जिस कॉलेज से निकल रहे हैं, जिस कॉलेज में आप अभी पढ़ाई कर रहे थे 10th, उसी कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो आपको कट ऑफ देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको वही कॉलेज आप डाल दिएगा बिना कट ऑफ देखे, उसमें हो जाएगा ही। अगर आप जिस कॉलेज से निकल रहे हैं और दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको कट ऑफ देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने इस बार इसको सेलेक्ट किया है, यहाँ पर शो बटन पर मैं क्लिक करूँगा। शो पे क्लिक करते ही यहाँ कुछ कट ऑफ दिख जाएंगे, जैसे देखिए ऊपर से ही कट ऑफ दिखने लगी है।
इसमें अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं तो 43.6% पर उठाई जाएगी। AP शर्मा भोजपुर +2 हाई स्कूल बक्सर, इसमें 43.6% पे उठाए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग है तो यानी पिछड़ा यानी बैकवर्ड कास्ट BC। अगर EBC से बिलोंग करते हैं तो भी उतना ही कट ऑफ रहेगा। अनुसूचित जाति में यानी SC में, अनुसूचित जनजाति है, ST में कोई कट ऑफ नहीं है। अनुसूचित जाति यानी SC में 31.2% का कट ऑफ है। सामान्य में कोई कट ऑफ नहीं है। ये आर्ट्स की बात हो रही है और इस कॉलेज में बात हो रही है। उसी तरह से यहाँ पर आप कोई भी कट ऑफ देख सकते हैं। मान लेते हैं मुझे साइंस का कट ऑफ देखना है, मैं एक दूसरा जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नालंदा सेलेक्ट कर लेता हूँ और शो बटन पे क्लिक करता हूँ। तो नालंदा में बहुत ही एक फेमस कॉलेज है, सरकारी गवर्नमेंट का कॉलेज है ये, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ। ये कॉलेज कोड हुआ आर्ट्स में। यहाँ देखिए 48.8% पर उठाए जा रहे हैं। ये कौन से कैटेगरी के? जनरल कैटेगरी में 48.8 पे उठ रहे हैं। तो अगर आप ये रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, SC ST या जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर कट ऑफ पहले चेक कर लें कि आपको कौन सा कॉलेज देना है। आपका उस कॉलेज में एक बार में ही एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट मेरिट में या नहीं। नेक्स्ट बात यहाँ पर हमें करनी है फॉर्म टाइप के बारे में। अगर आप किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग ये कन्फ्यूजन में होंगे, ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर जो दिया गया है उसे हम कैसे करेंगे, क्या काम है। तो ये सहज फॉर्म 5 जो दिया गया है, ये सहज वसुधा केंद्र से अगर आप आवेदन देते हैं तो आपको इस फॉर्म को भरकर वहाँ देना होगा। अगर आप BSCB के स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पर नॉन BSCB के स्टूडेंट्स की बात अभी तो कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि CBSE अभी वो खुला ही नहीं है। ये नॉन BSCB के लिए है। ये DRCC का फॉर्म है BSCB के लिए। ये भी DRCC का फॉर्म है नॉन BSCB स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी बात हो गई। दूसरी बात अब आती है नेक्स्ट कि आप किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस स्ट्रीम में कितनी सीटें हैं, ये कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ इंटरमीडिएट पे हम क्लिक कर लेते हैं। कॉलेज इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इंटरमीडिएट, देन यहाँ आता है ऑप्शन कॉलेज बाई कंसोलिडेटेड स्ट्रीम स्ट्रेंथ। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा मुझे, ये सेलेक्ट है पहले से ही। डिस्ट्रिक्ट हम जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम नालंदा फिर से, और हम इतना सेलेक्ट करने के बाद ना शो पर क्लिक करेंगे। शो पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कौन सा वो कॉलेज है, किस प्रकार का है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आर्ट्स में कितने सीट्स हैं, साइंस में क्या है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर है हाई स्कूल मुरगावा नालंदा, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, को एडयू है। को एडयू का मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं इसमें। इसमें आर्ट्स में 120 सीटें उपलब्ध है, साइंस में 120 सीटें उपलब्ध है। बस इतने ही लोगों का उस कॉलेज के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, ये बात फाइनल है। कोई अगर कह दे कि 120 से 121 में एडमिशन हम वहाँ करा देंगे, आपको ऑफलाइन करा देंगे, तो ये वो सरासर गलत बता रहा है आपको। ये बात आप क्लियरली जान लें, आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। इस कॉलेज से मैक्सिमम 120 लोगों के ही रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए जाएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इस प्रकार से आप सीट्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट कुछ और भी बातें हैं जो मुझे आवश्यक सूचनाएं पे क्लिक करने के बाद मिलेंगी, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसमें कुछ सूचनाएं रेगुलर अपडेट करती जाएंगी। जैसे कि पहले निकला था इंटरमीडिएट कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कॉलेज का लिस्टिंग के लिए कि कितने कॉलेज इसमें लिस्ट किए गए हैं, कोई कॉलेज छूटा तो नहीं है जिसके बारे में, जो कि कॉलेज का काम था, हम स्टूडेंट्स का काम नहीं था। उसके बाद ये निकला दोबारा से नोटिस एक आई किसके लिए कि एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं 1 जुलाई से। देन अपडेट किया गया कि उसको 8 जुलाई बढ़ाया जा रहा है, डेट 8 जुलाई से होंगे आप। तो यहीं पर आपको जो भी नोटिस आएंगे इसी पे अपडेट किए जाएंगे। तो हम इस नोटिस को, नए वाले नोटिस और पुराने वाले नोटिस दोनों को निकाल लेते हैं ताकि इसमें जो भी जानकारी दी गई है उसे आप ढंग से पढ़ सकें। इसका भी मैंने निचोड़ निकाल रखा है, क्या क्या इसमें बताई गई है बातें। अब इसमें कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स दी गई है वो भी मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, क्योंकि इतना पढ़ना किसी के लिए संभव नहीं है कि कोई पढ़ता होगा। मेरे ख्याल से हम लोगों को तो भाई पढ़ना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहली बात ऊपर में ही मेंशन कर दी गई है कि कुछ कुछ कॉलेज अभी इसमें लिस्टेड नहीं है। आप लोग जब आवेदन करेंगे तो शायद जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते होंगे वो कॉलेज आपको वहाँ दिखे ही नहीं लिस्ट में। तो ऐसा हो सकता है, उस स्थिति में आपको दूसरा कॉलेज मजबूरी में चुनना ही होगा, क्योंकि उस कॉलेज का हुआ होगा क्या कि उस कॉलेज ने अभी फीस जमा नहीं कराई है, जिस वजह से उनका लिस्टिंग नहीं किया गया है। यहाँ पर दिया गया है जिन संस्थानों की सूची OFSS के वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, 615 संस्थान ऐसे हैं जो जिनकी सूची अपलोड ही नहीं की गई है, जिसमें से 487 संस्थानों ने अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो जमा करा दिया है, तो उन पर विचार किया जाएगा। तो आगे कुछ लिस्टिंग किए जाएंगे और भी कॉलेजेस। वैसी स्थिति में फिलहाल आपको दूसरा कॉलेज ही चुनना पड़ेगा, और जब वो कॉलेज की लिस्टिंग की जाएगी तो आप उसको स्लाइड अप करा सकते हैं, उसमें आपको बदलने की छूट दी जाएगी कि आप अब वो उस कॉलेज का ऑप्शन आया है तो क्या आप उस कॉलेज का नाम दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं, वैसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये हुई पहली बात कि कुछ कॉलेजेस के नाम अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या करना है, आपको मजबूरी में अभी दूसरा कॉलेज चुन ही लेना है, बाद में ऑप्शंस दिए जाएंगे अगर वो कॉलेज का नाम चढ़ता है दोबारा तो। बाकी इसमें जो भी बातें दी गई है मैंने आपको पहले ही बता दी, जैसे कि
₹300 का पेमेंट लगेगा। और एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही दें। काफ़ी लोग करते क्या है कि साइबर कैफ़े से जाकर आवेदन करवाते हैं और साइबर कैफ़े वाले का ही ईमेल आईडी दे देते हैं। तो ये गलती आप ना करें। मैं पिछले साल कई लोगों को ऐसा देख चुका हूँ कि उनका ईमेल दे देते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँच पाती। आप अपना ईमेल ही देंगे। अगर आपका ईमेल नहीं है तो आप एक ईमेल बना लेंगे, या साइबर कैफ़े वाले से बनवा लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि ईमेल कैसे बनता है। आज के डेट में सभी को पता होता है ये जानकारी। अब लास्ट बात एक आती है कि आप कॉलेज किस प्रकार से चुनेंगे, कॉलेज का चुनाव आप कैसे करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कॉलेज आपको सबसे पहले पसंद है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कि हाँ हमको उसी कॉलेज में चाहिए, उस कॉलेज का नाम आपको एकदम फर्स्ट में देना है। जिस प्रकार से आपका प्रेफरेंस होगा उसी प्रकार से देंगे। मान लेते हैं फर्स्ट में आपको पसंद है नालंदा कॉलेज एकदम कि उसी में मिले, तो पहले हम वही नाम देंगे। और देन अगर उसमें नहीं होता है तो हम उसके नीचे जो भी पसंद है वो कॉलेज का नाम देंगे। इस प्रकार से आपको चुनना है, क्योंकि आपको ऊपर से ही प्रेफरेंस दिए जाएंगे। इसी के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट नोट किया है कि स्लाइड अप कैन बी प्रोसेस्ड। स्लाइड अप किया जा सकता है लेकिन स्लाइड डाउन नहीं किया जा सकता है। जैसे काफ़ी लोगों को मान लेते हैं कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने 10 कॉलेज चुना। 10 कॉलेज में आपको जो भी ऊपर से पसंद थे कॉलेज, फर्स्ट में आपने वो दिया, देन सेकंड में जो पसंद था वो दिया। उस प्रकार से आपको मान लेते हैं कि चौथा कॉलेज अलाउट किया गया कि आपको चौथे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आपको अब मन हुआ कि नहीं हमको चौथा में नहीं लेना है, तीसरा में भी नहीं लेना है, दूसरा में भी नहीं, पहला में भी नहीं। आपको मन हो गया कि हमको पाँचवा में मिल जाता तो बेहतर होता। तो ऐसा किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। आप चौथा से तीसरा पे आ सकते हैं, स्लाइड अप हो सकता है, ऊपर आ सकते हैं आप, लेकिन स्लाइड डाउन यानी पाँचवा में आप नहीं जा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आई होप कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। आप चौथा कॉलेज अगर आपको अलाउट होता है तो आप चौथा से तीसरा पर करा सकते हैं बाद में। वो कराने की एक प्रक्रिया स्लाइड अप नाम की प्रक्रिया होती है, जो कि एडमिशन होने के बाद कराई जाती है। जो भी कॉलेज आपको अलाउट किया जाता है उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना होता है, देन स्लाइड अप कराना होता है साइबर कैफे वाले से जाकर। वो स्लाइड अप बटन पे क्लिक कर देते हैं, आपको दूसरा कॉलेज अलाउट कर दिया जाता है अगर सीट खाली होती हैं तो। लेकिन स्लाइड डाउन किसी भी हाल में नहीं हो पाता है। मतलब आपको चौथा से पाँचवा कॉलेज पे जाने नहीं दिया जाएगा। चौथा से तीसरा पे आ सकते हैं आप, दूसरा पे आ सकते हैं, पहला पे आ सकते हैं, लेकिन आपको मन है पाँचवा या छठे पे जाने का, वो आप पॉसिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पिछले साल मैंने ऐसा केस देखा है, तो मैं ये इस बात को मैंने क्लियरली यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है कि इसे मुझे बताना ही है। उसी प्रकार से आप 10 कॉलेज में मिनिमम चुन सकते हैं और मैक्सिमम 20 कॉलेजेस का चुनाव कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अनुसार। आप चाहें तो 20 कॉलेज चुनें या चाहें 10 कॉलेज चुनें, पैसा आपको सेम 300 रुपया ही लगेगा। आप 10 कॉलेज चुनेंगे तो भी 300 रुपया, 20 कॉलेज चुनेंगे तो भी 300 रुपया। तो आई होप कि सारे कन्फ्यूजन जितने भी कन्फ्यूजन थे मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके आपको याद दिला दिए हैं, समझा दिए हैं। अब कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन बनता है तो आप मुझे नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका ज़रूर ही रिप्लाई दूंगा। अगर वो वैलिड कमेंट्स होंगे तो ऐसा नहीं कि जो भी पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हों वही पॉइंट्स को आप दोबारा पूछ रहे हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये पॉइंट्स मैंने कवर नहीं किए हैं तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।